नमस्कार, मैं इंस्टाग्राम से जुड़ने वाले लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग बोलता हूं और कुछ क्वेश्चंस हैं जो यूट्यूब से लेके किए गए हैं और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो देवेंद्र जी पूछना चाहते थे। क्या गुड क्वेश्चन? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लोग मुझसे पूछते हैं कि NIPGT और NICS ये क्या होता है, ये किस लिए करवाया जाता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूं जबलपुर से, आईटीएल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से। और मैं यूट्यूब के कुछ क्वेश्चंस को ले रहा हूं और साथ में मैं इंस्टाग्राम पर भी लाइव हूं। आप यदि अपने क्वेश्चन देना चाहते हैं तो हम उनको देख के भी उनका जवाब दे सकते हैं। ये जो NIPGT और PGTA ये सब जो बातें हैं, ये एक्चुअली होता क्या है? देखिए, NIPGT का मतलब होता है नॉन इन्वेजिव प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट। और जो कई कंपनी बहुत सारे नाम देती है, NICS देती है, नॉन इन्वेजिव क्रोमोसोमल स्क्रीनिंग, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली ये एन्यूप्लॉइडी देखने के लिए होता है। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? एन्यूप्लॉइडी, जब हम ये एग है, इसको हमने फर्टिलाइज़ कराया इक्सी से या कन्वेंशनल, मोस्टली आजकल हम लोग इक्सी ही करते हैं। इस इक्सी के बाद डे 5 में, डे 3 तक तो इसमें एक एम्ब्रियो अपने आप ग्रो करता है। उसके बाद में यहाँ से जो ग्रो करता है डे 3 डे 4 से, फिर एक ब्लास्टोसिस्ट बनता है इसमें। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसमें दो प्रकार के सेल होते हैं। ये एक भ्रूण है मानव का, ये किसी भी मैमल में होता है, चूँकि हम ह्यूमन का करते हैं तो इसमें एक सेल जो इस लाइनिंग के साथ आउटर लेयर में जुड़ी रहती है और एक कुछ सेल जो भीतर एक तरफ जमा हो जाते हैं। ये जो लाइनिंग वाली सेल, इसको ट्रोफोएक्टोडर्म बोलते हैं। इससे प्लेसेंटा बनता है, जिससे कनेरी या फूल बनते हैं। जो इनर सेल मास है, ये इनर सेल मास, इसको इनर सेल मास बोलते हैं। इससे बेबी बनता है, बच्चा बनता है इसका। दिस क्रिएट्स बेबी। आई डोंट नो कि ये उतना दिखेगा कि नहीं। ठीक है, आई विल कंटिन्यू। इससे बेबी बनता है। अब जब भी ये चीज़ें बनती हैं तो इसमें हर एक सेल में मदर की तरफ से 23 क्रोमोसोम के पैकेट, DNA के पैकेट, और फादर की तरफ से, ये फादर है, ये मदर का एग है, ये दोनों मिलके एक हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम का एक सेट जाता है और यही डिवाइड होके, इसका मतलब प्रत्येक सेल में 46 क्रोमोसोम होने चाहिए। अब 46 क्रोमोसोम की जगह कभी कभी मदर में कुछ एग में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि इस सेल में हो सकता है 24 क्रोमोसोम हो या 22 क्रोमोसोम हो, तो जो टोटल बनेगा वो 47 या 45 बन सकता है। ये चीज़ें गड़बड़ होती है, इसको एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। और जो 46 वाला है उसको यूप्लॉइड बोलते हैं, या इसको हम डिप्लॉइड भी बोल सकते हैं। यूप्लॉइड से इतर कोई दूसरी चीज़ यदि हो, कोई एक क्रोमोसोम बड़ा है या कम, तो उसको एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। इस एन्यूप्लॉइडी को देखने के लिए हम प्रेगनेंसी के समय शुरुआत में जो डाउन सिंड्रोम का हम डबल मार्कर या ट्रिपल मार्कर करते हैं, वो एन्यूप्लॉइडी टेस्ट ही है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम एक एन्यूप्लॉइडी का प्रकार है 47 वाला। ये चूंकि ज़्यादा कॉमन है, तो इसको देखने के लिए क्या हम भ्रूण बिठाने के पहले भ्रूण में ये जांच कर सकें? तो जो भ्रूण बनता है, जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है, उसमें दो प्रकार के सेल हैं। अब जो इनर सेल मास है, उसको आप इससे बायोप्सी नहीं कर सकते, क्योंकि इसको छुएंगे तो ये भ्रूण अधिकतर मर जाता है। तो किससे करें? चूँकि ये ट्रोफोएक्टोडर्म सेल भी भ्रूण के ही हैं, तो हम इनसे यदि जांच करें तो कुछ हद तक हम इनर सेल मास का पता कर सकते हैं। ये वर्ड मैं कुछ हद तक बोल रहा हूँ, काफ़ी हद तक भी करते हैं, बट ये एक्चुअली जिससे प्लेसेंटा बनता है उसका टेस्ट कर रहे हैं, ना कि एक्चुअल बेबी का। अब जब हम ये बायोप्सी करते हैं तो उसको बोलते हैं PGTA, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट एन्यूप्लॉइडी विथ एम्ब्रियो बायोप्सी। इसमें एक तो आप प्लेसेंटल सेल का टेस्ट कर रहे हैं, जो कि इनर सेल मास का नहीं है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस भ्रूण को बायोप्सी करके इसमें इंजरी भी पहुंचा रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं, तो हो सकता है इस चोट के कारण भी ये डेड हो जाए। तीसरा, इस
चोट के कारण, इस प्रोसीजर के कारण जो लेज़र यूज़ होता है, उस लेज़र के कारण भी इस 46 में कुछ ऐसी टूट फूट हो जाए जो कि हमको रिपोर्ट दे एबनॉर्मल, बल एक्चुअली ये नॉर्मल हो। तो ये जो PGTA बायोप्सी वाला है, ये यूजुअली मैं अवॉइड करता हूँ, पर ये अधिकतर चलता है, बट ये बहुत ज़्यादा कई बार इसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहता। ऐसा भी देखा गया है कि इसमें एबनॉर्मल वाले जो मोज़ाइक हैं या फिर एनिप्लॉइड को भी जब बिठाया गया तो उसमें नॉर्मल बच्चा हुआ। अब ये देखा गया कि ऐसी चीज़ जिसमें इसमें चोट भी लग सकती है, जिसका रिपोर्ट भी प्रॉब्लम है, जिसमें इसका रिपोर्ट हम नहीं दे रहे, तो क्या कुछ हम ऐसा तरीका कर सकते हैं जिसमें कि हम बगैर चोट पहुंचाए इसका और इसका मिला के दोनों का रिपोर्ट दे सकें। ये जो टेक्निक डेवलप की गई उसको बोला गया NIPGTA। NI का मतलब होगा नॉन इन्वेजिव, बगैर छुए। कैसे करें? तो ये जो एम्ब्रियो है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसको हम ग्रो किस में करते हैं? एक लिक्विड में करते हैं जिसको कल्चर मीडिया बोलते हैं। उसके भीतर ये बैठा रहता है। इसको हम इंक्यूबेट में, आर्टिफिशियल यूट्रस बोल दीजिए, इंक्यूबेटर में रख के उसको ग्रो करते हैं, वैसे ही तापमान वैसे ही देके। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसमें दो प्रकार के सेल हैं, एक इनर सेल मास और एक ट्रोफोएक्टोडर्म। इन इनर सेल मास और ट्रोफोएक्टोडर्म से कुछ सेल की टूट फूट होती है। टूट फूट होने से इस सेल के भीतर का जो न्यूक्लियस है, जो DNA है, वो DNA के कुछ पीसेस इस लिक्विड में आ जाते हैं। चूंकि ये सेल के बाहर आ गए तो इसको बोलते हैं सेल फ्री DNA। अब ये जो सेल फ्री DNA आ रहा है, ये सेल फ्री DNA इनर सेल मास का भी आ रहा है और ट्रोफोएक्टोडर्म का भी आ रहा है। इस सेल फ्री DNA का उत्पादन जो है वो इन सेल के भीतर से हो रहा है। अब ये जो सेल फ्री DNA है, इसका जो टोटल मात्रा हम यदि कैलकुलेट कर लें किसी मेथड से, कि सपोज़ ये 5 नैनोग्राम है और इसको हम कंपेयर करें एक नॉर्मल से, तो सपोज़ वो 4 नैनोग्राम रहता है। तो 1 नैनोग्राम इसमें एक्स्ट्रा है, वो कहाँ से आया? डेफिनेटली कोई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है तभी आया, तो ये एनिप्लॉइड हुआ। तो ये एक क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन होता है NIPGT में, जिसमें हम ये जो मीडिया है, हमने ब्लास्टोसिस्ट को फ्रीज़ कर लिया ताकि इसमें चोट ना लगे। जो स्पेंट मीडिया, जो बचा हुआ मीडिया है, उस मीडिया में चूंकि इसके सेल फ्री DNA आ गए थे, तो उस सेल फ्री DNA को हम एक क्वांटिफाई कर लें, नाप लें और उसको कंपेयर करें नॉर्मल के साथ। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमको इसमें क्वांटिफिकेशन मिलेगा। उस क्वांटिफिकेशन को देख के हम बोल सकते हैं कि सेल फ्री DNA टोटल नॉर्मल से ज़्यादा है कि कम है। उस हिसाब से इवन कौन सा पार्ट का सेल फ्री DNA ज़्यादा है, कौन से क्रोमोसोम का, वो भी काफ़ी हद तक बता सकते हैं। तो NIPGTA एक ऐसी मेथड डेवलप हुई है जो कि इनर सेल मास का भी खबर देती है, एक ट्रोफोएक्टोडर्म का भी खबर देती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनर सेल मास का भी खबर देती है बगैर इसको छुए। तो ये एक नया डेवलपमेंट है। अब जब इसका हम रिपोर्टिंग करते हैं तो सपोज़ हमने बहुत सारे जो ब्लास्टोसिस्ट है, हमने सब अलग अलग ट्यूब में रखा। हर एक ट्यूब का ब्लास्टोसिस्ट को हमने ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ब्लास्टोसिस्ट को हमने फ्रीज़ कर लिया एक अलग फ्रीज़र में और उसका नंबर रख लिया 1, 2, 3, 4। और इसका जो स्पेंट मीडिया है उसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जितने भी हैं उसको टेस्ट किया। तो आपको 1 नंबर की भी रिपोर्ट मिल सकती, 2 की मिल सकती, 3 की मिल सकती, 4 की मिल सकती, 5 की मिल सकती। उस हिसाब से आप जब इन एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करोगे तो आपको मालूम होगा कि सेल फ्री DNA में कौन सा एम्ब्रियो अच्छा था, या एनिप्लॉइड था या यूप्लॉइड था, उसको आप ट्रांसफ़र करिए। बट एक चीज़ ये ज़रूर जानना चाहिए कि जो भी ये टेस्ट्स हैं, ये टेस्ट्स 100% फुल प्रूफ नहीं होते। क्यों? क्योंकि आप एक सेल फ्री DNA जो सेल के एपोप्टोटिक, जो सेल डेथ हो रही है, उनके सेल से आप ले रहे हो, और इसमें ट्रोफोएक्टोडर्म सेल भी मिक्स्ड है। बट चूंकि इनर सेल मास का भी सेल इसमें है, इसमें सेल फ्री DNA है, तो वो एक बेटर टेस्ट का रिपोर्ट देगा इनर सेल मास का, जो एक्चुअल बेबी बनाता है।
और उससे आप थोड़ा सा रिपोर्टिंग बेटर हो सकती है बगैर एम्ब्रियो को छुए। ये NIPGT-A का सिद्धांत या नॉन इन्वेजिव क्रोमोसोम स्क्रीनिंग का सिद्धांत है और इसी तरीके से हम लोग ये आजकल करते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।